हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माय डेविल हस्बैंड सीजन 1 चौधरी हाउस। क्यारा की दाल जब कल्याणी जी के सामने नहीं गली तो पैर पटकते रूम में चली गई। कल्याणी जी अनदेखा करती हुई बिजली को सारे काम बताने लगीं। तनीषा कल्याणी जी को घूरते हुए देख रही थी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। तनीषा तनतनाते हुए ऋषि प्रताप के सामने जाकर खड़ी हुई। ऋषि प्रताप अपनी फाइलों में आंखें गड़ाए बैठे हुए थे। तनीषा बड़बड़ाते हुए बोली, आपको तो बस काम ही काम, इसके सिवा कुछ भी नहीं सूझता। मेरे बेटे की ऐशो आराम करने की उम्र में काम में लगा दिया और वो अभी मेरे बेटे को नौकर की तरह ट्रीट करता है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ऋषि प्रताप अभी तक सिर उठाकर भी नहीं देखे थे। तनीषा ठुनकते हुए बोली, कभी तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए करिए। मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन वैल्यू नौकरों की जितनी है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं इस घर की बहू हूँ या नौकर। अगर सिमरन आएगी तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। ऋषि प्रताप ने तनीषा की ओर देखा, बिना भाव के बोले, औरतों को कोई काम नहीं। तनु, सुबह सुबह मूड ऑफ करने बैठ जाती हो। मैंने तुमसे बार बार कहा है अपने काम से काम रखो। और तुम क्या चाहती हो? जिस माँ के सामने मैंने आज तक नज़र उठाकर नहीं देखा, उनसे तुम्हारी बेमतलब की बातों को लेकर बहस करूं? मैं जानता हूँ तनु, क्यारा अभी से प्यार करती है, लेकिन अभी का क्या? तुम्हें लगता है वो मेरी बात सुनने को राज़ी होगा? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। वो मुझे और तुम्हें ये सब आसान लगता है। तनीषा चुप्पी साधे खड़ी हुई थी। उसका गुस्सा झल्लाहट 2 मिनट में छूमंतर हो गया। ऋषि प्रताप भड़कते हुए, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारा बेटा काम करेगा तो नौकर बन जाएगा? अरे, तुम्हें ये कब समझ में आएगा कि अभी ने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है उसने, तब उसका बिजनेस आसमान छू रहा है। अगर तुम चाहती हो कि अभी क्यारा से शादी करे तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। जैसे मैं बोलता हूँ उस बात पर अमल करो, तभी कुछ हो सकता है तनीषा। वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम और वो तुम्हारी नासमझ क्यारा होगी। तनीषा बेड पर पड़े कपड़े समेटने लगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं जब से वो लड़की इस घर में आई है, माँ का बात करने का लहजा ही बदल गया है। ऋषि सोफे से उठकर खड़ा हुआ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और हाँ, अपने लाडले बेटे को ज़रा जल्दी उठा देना। कुछ अर्जेंट मीटिंग है तो उन्हें हैंडल करेगा। तनीषा भोली सूरत बनाते हुए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नक्षत्र को अभी उठाए देती हूँ। घर में शोर शराबा था। कल्याणी जी गरबा की तैयारियों में बिजी थीं। बड़ी खूबसूरत तरीके से करवा रही थीं। मनोहर, हरिया सब चौधरी हाउस को महल की तरह सजाने में लगे हुए थे। अधीरा अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाई। जब तक अवीरसी नहीं है तब तक जुई से कॉल करके देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। अधीरा जब सब कपड़े समेटते हुए बड़बड़ा रही थी, बिल्कुल भी 2 साल के बच्चे बन जाते हैं। देखो, सारे कपड़े फैला दिए। ये अवीरसी भी ना। तभी दरवाज़ा नॉकआउट हुआ। अधीरा जल्दी से मोबाइल छिपाकर रखी, फिर दरवाज़ा खोलकर देखी तो कल्याणी जी सामने एक बाउल में साबूदाने की खिचड़ी लेकर खड़ी हुई थीं। अधीरा मुस्कुराती हुई बोली, अंदर आइए दादी जी। पूरा रूम चमचमा रहा था। कल्याणी जी का दिल बड़ा हो गया। फिर चारों ओर नजरें घुमाई। अरे वाह अधीरा, तुमने तो अपने रूम को सच में अपनी तरह सजा लिया, नक्शा ही बदल दिया इसका तो। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर लगे बिस्तर पर गई। कल्याणी जी मन में सोची,
सच में कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है। अभी ने इसे कैसे तराशा होगा, ये तो वही जानता है। कल्याणी जी खड़ी क्यों हो अधीरा, यहाँ बैठो। मन थोड़ा विचलित हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी देर तुमसे बातें करती हूँ। अधीरा मुस्कुराती हुई बोली, आपने बिल्कुल ठीक किया दादी, और मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। जब मन करे तो खा लेना। अधीरा कल्याणी जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दादी। बस वैसे भी मुझे उपवास में भूख नहीं लगती। कल्याणी जी देखो अधीरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कल्याणी जी उठकर कबर्ड से एक बड़ी सी एल्बम निकाली जिसमें अभिमन्यु और उसकी माँ के फ़ोटो थे। अभिमन्यु की बचपन की फ़ोटो जिसे देखकर अधीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। सचमुच अबीर जी बचपन में कितने भोले भाले से थे। क्यारा अधीरा के हंसने की आवाज़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। कल्याणी जी भी अधीरा के साथ हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है अधीरा, अभिमन्यु कभी शरारत नहीं करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ हालात बदले और अभिमन्यु का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जब वो 8 साल का था तो माधवी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फिर तो अभिमन्यु ने रौद्र रूप ले लिया, न किसी से बात करता और न ही कुछ खाता पीता। कल्याणी जी का हंसता हुआ चेहरा भावनाओं में बहकर आंखें नम हो गईं। अधीरा कल्याणी जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोलने लगी। तभी क्यारा ने दरवाज़ा खटखटाया। अधीरा दरवाजे की तरफ देखी। कल्याणी जी पुरानी बातों को बताने होते हुए भावुक हो गईं। अधीरा ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ कहना चाहती हूँ दादी। तभी क्यारा ने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। कल्याणी जी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। अधीरा उठकर दरवाज़ा खोलकर देखी तो क्यारा अधीरा को खिसियानी बिल्ली की तरह देखी। फिर इग्नोर करते हुए कल्याणी जी से बोली, दादी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल्याणी जी अपना गर्म माथा नहीं करना चाहती थी, बड़े प्यार से बोली, बोलो क्यारा, तुम्हें क्या कहना है। क्यारा गुस्से से बोली, दादी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। कल्याणी जी अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए उठी, हे माता रानी, सब तेरे हाथ में है। उठकर रूम से बाहर निकल गईं। अधीरा बिना कुछ बोले अभिमन्यु के कपड़े ठीक करने लगी। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी जो कपड़ों के नीचे दबे हुआ रखा हुआ था। अधीरा उस बॉक्स को बाहर निकाली तो उसमें अभिमन्यु और उसकी माँ माधवी चौधरी की कुछ ऐसी तस्वीर थी जिन्हें देखकर अधीरा भावुक हो गई। अधीरा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अधीरा को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अधीरा ठीक करते हुए कबर्ड को बंद किया और माता रानी के पास जाकर बैठ गई। आंखें बंद की तो अभिमन्यु के बचपन की भोली सी सूरत आंखों में तैरने लगी। अधीरा तुम बहुत अच्छे इंसान हो अबीर जी। आज दादी ने मुझे बताया, मैं हर वो प्रयास करूंगी जो आपको खुशी दे। अपने बचपन की सारी खुशियाँ बलिदान कर दी। आज अगर माधवी आंटी जी होती तो आपको देखकर गर्व महसूस करती, पर दादी भी बहुत अच्छी हैं। अब आपकी अधीरा आपको हर तरह से खुशी देगी। अधीरा आंखें बंद किए माता रानी के सामने मंदिर में बैठी हुई थी। कल्याणी जी अधीरा को देखी तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सच में बिल्कुल माधवी की छवि दिखाई देती है इसमें। भगवान इन दोनों को हमेशा खुश रखे। माता रानी इनकी हर इच्छा को पूरी करे। क्यारा अधीरा को देखकर गुस्से से लाल हो गई। पता नहीं ये गवार कब जाएगी यहाँ से। मुझे एक सॉलिड उपाय ढूंढना पड़ेगा, वरना ये अभिमन्यु का ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। कहते हुए कल्याणी जी के पीछे गई।
कल्याणी जी सोफे पर अलसाते हुए बैठी। बोलो क्यारा, तुम्हें क्या बात करनी है? क्यारा कल्याणी जी के पैरों के पास बेचारी बनकर बैठ गई। कल्याणी जी, ये क्या कर रही हो क्यारा? तुम मेरे पास बैठ सकती हो। क्यारा सिसकते हुए बोली, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही हूँ दादी, और कुछ नहीं। सही मायने में मेरी जगह यही है। कल्याणी जी समझ गईं, ये ज़रूर इसके दिमाग में कोई खुरापात चल रही है। कल्याणी जी क्यारा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, अब क्या कर सकते हैं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम फिक्र मत करो, माता रानी तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगी। क्यारा अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोली, पता नहीं दादी, अभी पर किसी ने कोई काला जादू टोना कर दिया है। मेरा अभी अब मेरा नहीं रहा। हमेशा उस कल की आई लड़की की बातें करता रहता है। मेरे अभी के सिर पर सिर्फ मेरे नाम का जुनून सवार था, वो पता नहीं कहीं गुम हो गया है। दादी आप कुछ कीजिए ना। इन 9 दिनों में मुझे मेरे अभी अपना बनाना चाहिए। कल्याणी जी तिरछी नज़रों से क्यारा को देखी। क्यारा कल्याणी जी को देखते हुए घुटनों पर सिर रखी। कल्याणी जी के घुटनों पर अपने सिर को टेक कर सिसक रही थी। एक पल के लिए कल्याणी जी भावनाओं में बह गईं। तुमने कभी कोशिश नहीं की क्यारा अपने रिश्ते को नया नाम देने की। तुम्हें तो अपना कैरियर, अपनी जीत प्यारी थी। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे ऊपर मॉडलिंग का भूत सवार था। असलियत के मैं अभिमन्यु तुम्हें बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो तुम्हें अपने दोस्त माना, अपना टाइम दिया, पर तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। अब सब हाथ से निकल चुका है क्यारा। तुम माता रानी से प्रार्थना करो कि जल्द ही तुम्हारे जीवन में कोई अभिमन्यु जैसा जीवन साथी आए। ये सुनते ही क्यारा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। क्यारा झट से बोली, दादी ये आप क्या बोल रही हो? मैं अभी के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। कल्याणी जी बात को टालते हुए बोली, क्यारा आज बहसबाजी करने का समय नहीं है। आज शाम को गरबा नृत्य होगा। तुम जल्दी से शाम की तैयारी कर लो, जो होगा देखा जाएगा। कल्याणी जी उठकर खड़ी हुई, अपने रूम की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उनकी नज़र अधीरा के रूम की ओर पड़ी। अधीरा मंदिर में बैठी तो रूम किसने खोला? 2 कदम आगे बढ़ी तो फुसफुसाने की आवाज़ कानों में पड़ी। कल्याणी जी और आगे बढ़ी तो देखी अभिमन्यु अधीरा को अपनी तरफ खींच रहा था। अधीरा बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ अबीर जी छोड़िए हमें, प्लीज़ 9 दिन के बाद आपको अथाह प्रेम करूँगी। अभिमन्यु अधीरा की आंखों में अथाह प्रेम का सागर बहता हुआ देखा। अधीरा झटकते हुए अभिमन्यु को धक्का दी। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए हंस पड़ी। अधीरा पीछे मुड़कर देखी तो शॉक्ड रह गई। आखिर पीछे कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। प्लीज़ पार्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।